हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं, क्या लेकर आया हूं आपके लिए, लेकर आया हूं न्यूक्लियाई चैप्टर। जी हां, न्यूक्लियाई चैप्टर को बिल्कुल खंगाल देंगे बढ़िया तरीके से। सारा कॉन्सेप्ट तुझे इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पेन कॉपी साथ में रख और इसको साथ साथ कॉपी में लिख और इनको याद कर भाई, तेरे बहुत काम आएगा। अच्छा भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। और तुझे पता ही होगा कि पूरी सीरीज चला रखी है, प्लेलिस्ट में जा, वहां पर हर चैप्टर का तुझे डिटेल में कॉन्सेप्ट बता रखा है, उसको अच्छे से पढ़। और भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, सब्सक्राइब करा। और इसी चीज के साथ ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूं। टॉपिक है, चैप्टर है न्यूक्लियाई। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, बड़े आसान तरीके से। आजा मेरे साथ, दिखाता हूं। चल बेटा, यहां ध्यान से सुन मेरी बात को। कोई भी एटम है, उसकी पहचान कहां से है? देखो नीचे क्या लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है जेड। जेड मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। समझ रहा है? जेड मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। और यहां ऊपर लिखा जाता है ए। ए मतलब क्या? मास नंबर। याद रहेगा, एक्स कोई एटम है, जेड उसका एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर। अब ध्यान से सुन, जो जेड है ना, वो ये बताता है कि भाई कोई एटम, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बात याद रहेगी, सारा चैप्टर इसी पर घूमेगा। एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? वो उतने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। मान ले किसी एटम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो यानी कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 11। समझ में आ रही है बात? इतनी सी बात है। अच्छा, ए क्या होता है? इसको बोलते हैं मास नंबर, है ना? इसको क्या बोलते हैं? मास नंबर। ये क्या है? कोई एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो काउंटिंग है दोनों के मिला के, उसको बोलते हैं मास नंबर। समझ में आया? मास नंबर कौन हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की काउंटिंग। ठीक है। जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, ओनली प्रोटॉन्स की काउंटिंग। ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर तुझे कभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हो, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो, है ना, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो, कैसे निकालेगा? जेड में क्या है? जेड के अंदर है खाली प्रोटॉन, प्रोटॉन की काउंटिंग। ए के अंदर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की काउंटिंग। अगर मैं ए में से जेड को माइनस कर दूं तो क्या होगा? ए में कौन आते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की काउंटिंग। जेड में कौन आते हैं? ओनली प्रोटॉन की काउंटिंग। तो क्या बचेंगे? खाली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो मास नंबर में से क्या माइनस कर देते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई, बहुत आसान है, ध्यान से सुनता चल, है ना? तो किसी एटम को लिखने का ये तरीका है। ठीक है, चलो तुझे इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट बात सुन ध्यान से, यही बात लिखी हुई है, मैंने बता दी। जेड क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। ये आपके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उनकी गिनती देता है। अच्छा, ये कौन है? मास नंबर। ये क्या देता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की काउंटिंग कितनी है वो देता है। अब एक नया वर्ड बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन भाई। क्या नाम है? ध्यान से सुन बच्चे, क्या नाम है? न्यूक्लियॉन। क्या नाम है भाई? न्यूक्लियॉन। अब ध्यान से सुन, न्यूक्लियॉन में किसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं? ये नाम किसके लिए है? एटम, फिर से एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल्स है ना, कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैंने कलेक्टिवली इनको एक नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियॉन। मतलब अगर प्रोटॉन की बात कर रहा हूं वो भी क्या कहलाएगा? न्यूक्लियॉन। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं वो भी क्या कहलाएगा? न्यूक्लियॉन। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको मैंने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियॉन नाम दिया है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो। आई होप तुझे इतना समझ में आ रहा होगा। सीखता चल, सारी चीजें सिखा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख, बढ़ता चल, है ना भाई? चल आगे लेके चलता हूं, ध्यान से सुन। अब एक वर्ड आया है आइसोटोप, है ना? इस पे क्वेश्चन आता है भाई, अब की बार आया था, जो पिछला पेपर हुआ है ना उसमें आया हुआ था क्वेश्चन आइसोबार पे। तो ये तीन चीजें हैं, समझाता हूं, इसकी ट्रिक बताता हूं। ध्यान से सुन, इसकी ट्रिक बताता हूं। क्या है ट्रिक? आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, समझ रहा है? आइसोटॉप्स। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। पी, ये पी वाला वर्ड पकड़। पी मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या बताता था? मैंने बताया था, किसको बताता था? ये एटॉमिक नंबर को, है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको बताता था? एटॉमिक नंबर को। तो भाई पहचान, याद करने का तरीका, जहां पी दिखाई दे जाए, आइसोटॉप में पी आ गया ना, तो क्या चीज सेम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। याद करने का तरीका, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर कैसा है? सेम है। तो ऐसे ऐसे दो एटम्स, है ना, ऐसे दो एटम्स जिनका क्या सेम हो? एटॉमिक नंबर सेम हो। याद करने का तरीका, पी, पी फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं अभी बताया? एटॉमिक नंबर को। इट मींस क्या चीज सेम रहने वाली है? एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है, पर मास नंबर डिफरेंट रहने वाला है। ऐसे एटम्स क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। अब तू कहेगा सर एग्जांपल, मैंने कहा देख सुन, ये क्या लिखा हुआ है? 1H1, है ना? तो ध्यान से सुन, ये क्या होता है? नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या होता है? मास नंबर। ध्यान से सुन, इसको देख 1S2 को। यहाँ
एटॉमिक नंबर क्या है 1 और मास नंबर क्या है 2। इसको देख 1H3, 1 क्या है एटॉमिक नंबर, 3 क्या है मास नंबर। तो तूने क्या पाया तीनों में, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स कह लो या ऐसे एटम्स कह लो जिनका एटॉमिक नंबर कैसा है सेम है, पर मास नंबर क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे एटम्स को हमने क्या बोला एक दूसरे का आइसोटॉप्स बोला है। इनका नाम याद रख सकता है, 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम किसको बोलते हैं 1H2 को, और 1H3 को क्या बोलते हैं भाई ट्राइटियम। ये तुझे याद रखना है, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर होगी तुझे, है ना, अच्छे से समझ में आया। तो यहां से याद कर ले, पी से, पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, यानी कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, है ना, इससे याद रहेगा तुझे जल्दी। अब और सुन, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, आइसो बार है। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रख, देख इसमें ए आ रहा है और तू ए किसको जानता है, ए मतलब मास नंबर, है ना, ए मतलब क्या है मास नंबर है। तो यहां से याद कर ले, है ना। तो क्या चीज सेम होने वाली है, ऐसे एटम्स जिनका क्या सेम होगा मास नंबर सेम होगा। क्या क्या डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, यहां से पहचान कर ले। तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एक एक एग्जांपल भी याद रखेंगे भाई। देख जैसे सबसे पहला एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है, समझ रहा है बात को, ध्यान से सुन, इसको और इसको देख। हाँ देख मास नंबर कैसे हैं 40 40, एक कैल्शियम है एक आर्गन है ना, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, इसका 20 है इसका 18 है। समझ रहा है बात को। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए जाएंगे, आइसो बार कहलाए जाएंगे। आगे सुन, क्या वर्ड आ रहा है आइसोटोन। इसकी ट्रिक्स बता रहा हूं देख, आइसोटोन एन वर्ड को पकड़, मतलब क्या चीज सेम रहने वाला है, ऐसे एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहने वाले हैं, है ना। जैसे एक एटम ये है और एक एटम ये है ना, तो इन दोनों में क्या चीज सेम है, आजा बताता हूं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, याद है, ए माइनस जेड से बताया था मैंने। ए कितना है 37, जेड कितना है 17, तो 37 माइनस 17 कितना आया भाई 20। इधर आ, इसका ए क्या है 30, जेड क्या है 19, तो सॉरी ए कितना था 39, है ना, 39 माइनस 19 कितना आया भाई 20। आ रही है बात समझ में। तो तूने क्या पाया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पहले वाले में 20 आए, दूसरे वाले में भी 20 आए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है आइसोटोन है। एन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स भाई, है ना भाई। चल ठीक है, आगे लेके चलता हूं तुझे, ध्यान से सुन। अब जो ये न्यूक्लियस है अपना, है ना, ये एटम और इसके अंदर कौन है न्यूक्लियस। पहले तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है न्यूक्लियॉन्स हैं, अभी बताए न्यूक्लियस का साइज कितना बेटे, पहले तो याद कर ले, लगभग लगभग 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर में न्यूक्लियस का साइज होता है। इसको ना फर्मी बोल देते हैं, एक फर्मी में 10 की पावर माइनस 15 मीटर होते हैं, तुझे ऐसे याद रखना है, याद हो जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियस का साइज इस रेंज में होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, यानी कि एक फर्मी बराबर कितना होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अच्छा, अब अलग अलग एटम का जो न्यूक्लियस है उसका साइज अलग अलग होगा, तो किस इक्वेशन से निकाला जाएगा, इससे याद कर, R इक्वल्स टू R नॉट ए की पावर 1/3। तो बोलेगा सर कि ये क्या इक्वेशन है, क्या बता रही है। मैंने कहा बेटा सुन ध्यान से, ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कोई क्या है न्यूक्लियस है, ये क्या है R, R मतलब क्या, R मतलब इसकी रेडियस न्यूक्लियस की, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ए क्या है, ए मास नंबर, है ना, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो है वो क्या बनाते हैं, मास नंबर बनाते हैं। तो किसी न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसका फॉर्मूला है R नॉट ए की पावर 1/3, यानी कि ए क्या है मास नंबर, और मास नंबर अलग अलग एलिमेंट का क्या होता है अलग अलग होता है ना, हर एक एलिमेंट का अपना एक मास नंबर होता है। तो R नॉट क्या है, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू याद रखनी है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। इतना समझ में आया भाई। तो ये R क्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो अलग अलग एटम्स की अलग अलग न्यूक्लियस की जो साइज है, रेडियस है, वो अलग अलग होती है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास नंबर पे, है ना। तो हर एक एटम का मास नंबर अलग अलग होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और मास नंबर किससे बना हुआ होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की काउंटिंग से, ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। तो न्यूक्लियस का साइज का फॉर्मूला R इक्वल्स टू R नॉट ए की पावर 1/3, है ना भाई। ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी साइज को, किसके न्यूक्लियस के, अलग अलग एटम का अलग अलग न्यूक्लियस का साइज होता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास नंबर, और मास नंबर हर एक एटम का क्या है, अलग अलग है। समझ रहा है इतनी बात। अब एक नया वर्ड आया न्यूक्लियर डेंसिटी, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी, भाई न्यूक्लियस है एटम का, और इस न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है ना, ये हर एक एलिमेंट के लिए सेम रहेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी। मास नंबर हर एक एटम का अलग अलग होता है। मैंने कहा यहां पर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती,
न्यूक्लियस का साइज मास नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि हर एक एलिमेंट की जो डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की वो कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, और उसका फॉर्मूला याद रखना है 3m। ये m क्या है, ये m क्या है, ये है मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। m क्या है, मास किसका, एक न्यूक्लियन का, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियन है ना उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो एक न्यूक्लियन का मास m है ना। ठीक है, ये क्या है, डेंसिटी है। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये याद रखना है 2.3 इंटू 10⁻17 आता है। इस इक्वेशन में कहीं भी मास नंबर नहीं आ रहा, और मास नंबर जब आ जाता अगर यहां पर, तो डेंसिटी मास नंबर के साथ चेंज हो जाती, और मास नंबर हर एक एटम का क्या होता, अलग अलग होता, तो डेंसिटी भी हर एक एटम की अलग अलग होती। लेकिन जब यहाँ मास नंबर आया ही नहीं, तो यानी कि जो डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि सब एलिमेंट्स की कैसी है, सेम है, इसलिए ये फिक्स है। याद कर ले इसको, 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ये तुझे याद रखनी है। ठीक है भाई, चल तुझे आगे लेके चलूं, अब आ जा, ध्यान से सुन। अब वर्ड आता है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है, अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ये क्या है, न्यूक्लियस। ओहो हो, न्यूक्लियस है, बहुत बढ़िया है। अब सुन भाई, इसके अंदर कौन है, न्यूक्लियॉन्स हैं। क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना। न्यूक्लियॉन्स में कुछ प्रोटॉन भी होंगे और कुछ न्यूट्रॉन भी होंगे। तो मैंने कहा जो प्रोटॉन है वे तो एक दूसरे को धकेल रहे होंगे ना, प्लस प्लस के हैं तो बार बार एक दूसरे को ऐसे धकेल रहे होंगे बाहर की तरफ को, है कि नहीं, ऐसे फेंक रहे होंगे बाहर को। लेकिन न्यूक्लियस तो स्टेबल है, न्यूक्लियस तो कहीं जा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि कोई एक ऐसी फोर्स भी है अंदर जो इनके रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा है। यहाँ जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स है ना, उससे भी वो बहुत ज्यादा है ना। और कैसे नेचर की है, अट्रैक्टिव, तभी तो ये बंधे हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, नहीं तो ये फ्री ना हो जाते, है कि नहीं। तो ऐसी फोर्स काम कर रही है, उस फोर्स को क्या नाम दिया मैंने, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है भाई, उसको क्या नाम दिया मैंने, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स बड़ी ताकतवर है, और जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्जन आ रहा था ना, रिपल्सिव फोर्स थी, उससे भी ज्यादा है वो फोर्स, और इनको क्या करे हुए, बांधे हुए हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कहां काम कर रही है, न्यूक्लियस के अंदर काम कर रही है। दैट बाइंड, जो क्या करती है, बाइंड करके रखती है, किसको, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, या प्रोटॉन और प्रोटॉन को, है ना, इसके अंदर तो सब है ना, न्यूक्लियस के अंदर सबको बांध के रखती है टुगेदर इनसाइड ए टाइनी न्यूक्लियस, छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखती है। समझ में आई बात, ये इंपॉर्टेंट बात है। चल भाई आगे बताता हूं, कुछ फीचर्स हैं इस न्यूक्लियर फोर्स के, कुछ फीचर्स हैं, ध्यान से सुन। पहला, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ध्यान से सुन, मैंने अभी बताया, मैंने क्या बताया, न्यूक्लियॉन्स है अंदर, न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन भी होंगे, तो प्रोटॉन तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि इससे भी ताकतवर एक फोर्स यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर की। समझ रहा है बात को, अच्छा। दूसरी बात, चार्ज इंडिपेंडेंट है भाई, अंदर न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है ना, और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी यही वाली फोर्स है, और भैया न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी यही वाली फोर्स है ना, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी यही वाली फोर्स है। मतलब कुल मिला के जो भी फोर्स यहाँ पर काम कर रही है ना, वो हर एक पार्टिकल्स के बीच में काम कर रही है। तो ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब हर केस में ये बराबर की फोर्स है। जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रही है तब भी वही फोर्स उतनी ही, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रही है तब भी उतनी ही फोर्स, जब वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रही है तब भी उतनी ही फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भैया, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रही, सब जगह पर एक ही जैसी लग रही है। तो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इस फोर्स की, शॉर्ट रेंज फोर्स है भैया। शॉर्ट रेंज क्यों है भाई, एक बात बता, न्यूक्लियस का साइज मैंने किस रेंज में बताया, लगभग 10⁻−15 मीटर, और जो ये काम कर रही है इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में काम कर रही है ना। तो ये न्यूक्लियॉन्स किस रेंज में होंगे, अरे 10⁻−15 मीटर के अंदर ही तो होंगे, और वहां ये काम कर रही है। तो भैया ये कैसी फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इस न्यूक्लियस के अंदर काम कर रही है, और न्यूक्लियस पहले ही इतना छोटा है। समझ रहा है बात को, बहुत बढ़िया। चल आ जा, अब ध्यान से सुन, ये कर्व है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है ना भाई, तो इसको सीख ले अच्छे से, है ना। देख ये कर्व सिखाता हूं तुझे, ये एक्चुअल में जो कर्व है ना, ये किसके बीच में है अभी बताता हूं। देख क्या होता है, दो न्यूक्लियॉन्स हैं, ये न्यूक्लियॉन्स किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, और भी न्यूक्लियॉन्स होंगे, लेकिन अभी मैंने इनकी बात की। अब मैं इनके बीच का सेपरेशन अगर मैं कम ज्यादा करूं इनके बीच का, तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ता है, ये है अपना टॉपिक। समझ रहा है, ग्राफ बनाना है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, किसके साथ,
सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, है ना, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो सेपरेशन है उसके साथ तुझे क्या बनाना है भैया, ग्राफ बनाना है। आजा दिखाता हूं कैसे बनेगा ग्राफ, ध्यान से सुन बात को मेरी। इस ग्राफ में कुछ चीजें हैं, एग्जाम में आता है ग्राफ सीधा सीधा कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाओ, किस किस के हिसाब से, दो न्यूक्लियॉन्स की सेपरेशन को अगर आप कम ज्यादा करोगे तो उसके हिसाब से। तो पहले तुझे अगर मैं ग्राफ बताऊं तो रट्टा मार ले, इस तरह का कोई ग्राफ है, ठीक है। अब तो बोलेगा सर ये तो समझ में नहीं आई बात। मैंने कहा मेरी बात सुन, ये क्या है, ये सारी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है सारी इनके बीच की, न्यूक्लियॉन्स के बीच की, है ना। तो ये किस में होंगी, फर्मी में होंगी। किस में होंगी भाई, फर्मी में होंगी। ध्यान से सुन मेरी बात, यहां पर 0.8 फर्मी है, यहां पर कोई डिस्टेंस है 0.8 फर्मी। तो तू एक बात देख, 0.8 फर्मी से अगर डिस्टेंस कम करी जाए, इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, है ना। कितनी कर रहा हूं, 0.8 फर्मी से कम की तरफ को लेके चल रहा हूं इधर को। तो ध्यान से सुन, ये इधर कौन लिखा हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, इधर भी क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती जा रही है इधर को चलने पर, पॉजिटिव या निगेटिव। तो बोलेगा कि सर ये तो ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ कहां को राइज होता जा रहा है, ऊपर की तरफ को, है ना। जब मैं दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन कम कर रहा हूं, किससे कम कर रहा हूं, 0.8 से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस की होती जा रही है। समझ रहा है मेरी बात को। इट मींस यहां फोर्स कैसा बन रहा है, रिपल्सिव। यानी कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये भी भाई अलग अलग नेचर का है, कभी अट्रैक्टिव भी है और कभी रिपल्सिव भी है। तो बोलेगा ये क्या बात हुई, मैंने कहा हाँ, जब इनके बीच का सेपरेशन 0.8 फर्मी से कम है, उस समय पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे आने लगी, पॉजिटिव। और जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है ना भाई, याद कर ले, तो समझ ले कि इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा हो गया, रिपल्सिव हो जाता है। तो इनके बीच में फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, ज्यादा पास लाने पर रिपल्सिव हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, 0.8 फर्मी से जो है इधर को चलता हूं, मतलब मैं गैप बढ़ा रहा हूं। तो तू क्या पाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां भागी जा रही है, वो निगेटिव की तरफ को भागी जा रही है ना। जब ऐसे चल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कहां जा रही है, निगेटिव, ये 0 है। तो जब आप इधर को चल रहे हैं, सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आनी स्टार्ट हो गई है, निगेटिव, है ना। और जब आप बढ़ाते जा रहे हैं और जब निगेटिव आती है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स के बीच का फोर्स कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आने का मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच का फोर्स का क्या होना है, अट्रैक्टिव होना है। जब इनके बीच का गैप तो ज्यादा बढ़ाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होती चली जाएगी, ऐसे 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 यहां तक आते आते लगभग किससे लग गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 से। और जब पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 हो जाती है, तो भाई कोई फोर्स काम नहीं करता फिर। यानी कि 0.8 फर्मी से जब आप आगे चल रहे थे, थोड़ा सा गैप बढ़ा रहे थे, तो ये अट्रैक्टिव थी फोर्स, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही थी, निगेटिव। लेकिन भाई जब तूने 0.8 फर्मी से और ज्यादा बढ़ाते गए, है ना, 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, 4 फर्मी के आसपास आ गए, 4 फर्मी के आसपास, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने लगी, लगभग 0 होने लगी। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, तो भैया फोर्स काम ही नहीं करता। इसलिए तो कह रहा था मैं कि भाई न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। 4 फर्मी के बाद इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर कितनी डिस्टेंस हो गई, 4 फर्मी, तो भैया यहाँ फोर्स ही काम करना बंद कर देगा। कुल मिला के सीधी बात, ग्राफ याद रखना है। दूसरी बात, जब ज्यादा पास होंगे तो रिपल्सिव फोर्स बनेंगी, किसके बीच में, दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में। जब थोड़े दूर होंगे 0.8 फर्मी के आसपास, तो अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी। और जब तुम इन्हें और दूर लेते चले जाओगे तो रहेगी अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन जैसे जैसे और दूर लेते चले जाओगे, 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, 4 फर्मी, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी ही 0 हो जाएगी, तो फोर्स काम करना ही बंद कर देगा। तो इसी वजह से 4 फर्मी के बाद ये न्यूक्लियर फोर्स काम ही नहीं कर रहा, इसलिए इसका क्या नाम रखा है, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, चल आगे लेके चलता हूं। इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है इस फोर्स की, सैचुरेशन इफेक्ट। अब ध्यान से सुन, ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियॉन। बहुत सारे न्यूक्लियॉन है वैसे तो इसके अंदर, लेकिन एक बात बता, एक न्यूक्लियॉन यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है इसको घेरे हुए, एक यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है। तो इसको किसने घेर रखा है, इस बीच वाले न्यूक्लियॉन को, और न्यूक्लियॉन ने। तो इस पर जो फोर्स लग रही है ना सेंटर वाले न्यूक्लियॉन पर, वो सिर्फ इसके नेबरिंग न्यूक्लियॉन से अफेक्ट हो रही है ना। अगर कोई और न्यूक्लियॉन यहां पर है इस न्यूक्लियस के अंदर ही, तो भाई इसका इससे कॉन्टेक्ट छूट गया, क्योंकि ये बहुत दूर हो गया और ये शॉर्ट रेंज फोर्स भी है। तो भाई इसका इस न्यूक्लियॉन के साथ कोई संबंध नहीं है। सिर्फ जिसने इसको सराउंड कर रखा है, इसको सराउंड कर रखा है बीच वाले न्यूक्लियॉन को, इन न्यूक्लियॉन्स ने, इन पे डिपेंड कर रही है न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, जो इसके सराउंडिंग न्यूक्लियॉन्स हैं, इस न्यूक्लियॉन के सराउंडिंग न्यूक्लियॉन्स हैं,
इनसे अफेक्ट हो रही है। कौन? न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियन यहां बैठा हुआ है इसका इस वाले से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन इफेक्ट। यानी कि न्यूक्लियन पर लगने वाली फोर्स किसकी वजह से? और न्यूक्लियंस की वजह से। सिर्फ कौन से वाले न्यूक्लियन से अफेक्ट हो रही है? जो इसके नेबरिंग न्यूक्लियंस हैं उनसे हो रही है, दूर वाले न्यूक्लियन से नहीं हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। न्यूक्लियन इंटरेक्ट ओनली विद इट्स नेबरिंग न्यूक्लियन। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चल आगे लेके चलता हूं। अब एक नया टॉपिक आ गया है, इसका नाम है मास डिफेक्ट। क्या नाम है? मास डिफेक्ट। अब सुन, इसको समझने के लिए एक बात को ध्यान से सुन। मैंने क्या काम करा, देख ऐसा है नहीं, है ना, मैं तुझे समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना, ऐसा है नहीं, पर देख जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो नहीं है, ये तो है, मास डिफेक्ट तो चीज है, लेकिन मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। मैंने कहा तेरे पास ना कुछ बॉल्स हैं, बॉल्स, ठीक है, ये बॉल्स हैं, और तूने ना इनका वजन करा, है ना बेटा, तूने क्या करा भाई? इनका वजन करा। तो तेरा जो वजन आया इसमें, वो तूने देखा कि तेरा वो वजन 4 आया। कितना आया? 4। समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। अच्छा भाई, अब तूने एक ऐसा एक थैला ले लिया, है ना, बैग ले लिया, और भाई इसके अंदर ये बॉल्स जो है ना एक जगह इकट्ठी करके रख दी। तो तूने पता क्या पाया कि यहाँ जो वजन है वो 3.9 रह गया। ओ हो, तो बोलेगा कि सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा अभी इतना मत उलझ, बस मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तेरे से, जब इनको खुला रखा तो 4 आया इनका वजन, और जब इनको एक पैकेट में बंद कर दिया तो 3.9 आया। प्रैक्टिकली नहीं है ये चीज, ये तो इसके लिए बता रहा हूं मैं, जो ये एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे चीजें चल रही हैं उनके लिए समझाने के हिसाब से बता रहा हूं कि भाई ये बॉल्स हैं, इनका वजन 4 आया, ये बॉल्स पैकेट में बंद कर दी तो इनका वजन 3.9 आया, है ना। तो तूने देखा वजन कम हो गया, कब? जब ये एक पैकेट में बंद कर दिए सारे बॉल, है ना। कुछ ऐसा होता है, कहां पर? न्यूक्लियर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पर। पता है क्या होता है? जो न्यूक्लियस है ना, ध्यान से सुनो, अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है तो ही बता। न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियन होते हैं, है कि नहीं? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियन। एक बार तो इन न्यूक्लियंस को काउंट करा गया, इनका मास, तो मान ले इनका न्यूक्लियंस का मास 5 आया, और तूने अब मतलब अभी फ्री कर रखे हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, बाहर निकाल रखे हैं न्यूक्लियन, तो 5 आया, और अब तूने न्यूक्लियन के जो ये मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ये इकट्ठे कर दिए, मतलब बांध दिए न्यूक्लियंस, इसके अंदर रख दिए, तो यहां मास आया 4.9। तो तूने देखा कि मास गायब हो गया, 0.1 मास कहां गया? जब न्यूक्लियंस को फ्रीली ऐड करके देखा इनका मास तो 5 आ रहा था, जब इनको एक न्यूक्लियस के अंदर बांध के सबको रखा तो ये 4.9 आ रहा था। इट मींस क्या हुआ? मास गायब हो गया। अब तेरा सवाल ये कि भाई सर मास कैसे गायब हो सकता है? तो यहां पर आए हैं आइंस्टाइन अंकल जी, और आइंस्टाइन अंकल जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो। उन्होंने ये कह दिया कि भाई सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जो यहां पर मास का डिफेक्ट आया है ना, वो पता है कहां गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन अभी समझ में आएगा। जो यहाँ पर मास का अंतर आया, 0.1 मास का अंतर आया ना, जब खुले न्यूक्लियंस को मेजर करा और जब न्यूक्लियस के अंदर इनको मेजर करा, तो 0.1 मास का अंतर आ रहा है ना। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मास का अंतर आया, डिफेक्ट आ गया मास का, इसे बोलते हैं मास का डिफेक्ट आ गया। अब ये मास का डिफेक्ट आ तो गया, लेकिन ये मास का जो अंतर आया क्यों आया, है ना। तो आइंस्टाइन कह रहा है कि जो मास था ना 0.1 वाला, जो यहाँ दिख नहीं रहा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में, है ना। तो बस अभी तो इतना समझ, फिर आगे बताता हूं कि इसका क्या मतलब है प्रॉपर, है ना। इतना समझ में आ गया मास डिफेक्ट किसे बोलते हैं? जो न्यूक्लियॉन्स का मास है ना, और जो पूरे न्यूक्लियस का मास है ना। तो न्यूक्लियस का जो बंधा हुआ मास है वो कम आ रहा है, और जब न्यूक्लियॉन्स को अलग से मेजर करा गया सबको, तो वो ज्यादा आ रहा है। तो यानी कि मास का क्या आ रहा है? कुछ डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अभी कन्वर्ट हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएंगी सारी बातें, ध्यान से सुन। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ तू, क्या नाम है इस कॉन्सेप्ट का? बाइंडिंग एनर्जी। ये तेरी चीजों को थोड़ा सॉर्ट आउट करेगा। अब एक बात बता, पहले मेरी बात सुन ध्यान से। मैंने कहा कोई भी चीज है ना, और वो स्टेबल कब है पहले तो ये बता। मान ले कोई चीज स्टेबल कब है? जब उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, कम एनर्जी वाले या ज्यादा एनर्जी वाले। अगर वे कम एनर्जी वाले हैं तो आराम से बैठेंगे शांत, अगर वो ज्यादा एनर्जी वाले हैं तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। तो समझ में आती होगी बात तुझे, है ना। अब मैं कनेक्ट करूंगा पिछले टॉपिक से, ध्यान से समझना। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई चीज स्टेबल है तो क्यों है? क्योंकि उसमें से जरूर एनर्जी निकल गई होगी, एनर्जी निकल गई होगी, उन्हें शांति पड़ गई होगी, थोड़े शांत बैठ गए होंगे, स्टेबल हो गए होंगे। समझ रहा है बात को? तो स्टेबिलिटी कब आ रही है? जब किसी चीज में से क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो चीज क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। समझ रहा है बात को मेरी बात? अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुन। यहां पे इस केस में जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या हुआ? ऐसा हुआ कि भाई तूने देखा न्यूक्लियस के अंदर
जो न्यूक्लियॉन्स है ना वे आराम से कब बैठेंगे, जब इसमें से क्या निकल रही होगी, एनर्जी, है ना, और ये एनर्जी निकल रही होगी। तो मैं ये कह रहा था ना कि भाई यहां पर ये न्यूक्लियॉन्स अगर अलग रखे हुए थे, है ना, ये न्यूक्लियॉन्स अलग रखे हुए थे तो इनमें एनर्जी ज्यादा थी, इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन जब ये मैंने इकट्ठे करके इसमें रखे ना, तो इन्होंने कहा कि भाई साथ में रहना है तो क्या रखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, भाई साथ में मिलजुल के रहो। तो मिलजुल के कैसे रहेंगे, तो अपने अंदर से क्या निकालनी पड़ेगी, एनर्जी, है ना। तो वो एनर्जी जो निकली यहां से, है ना, वो कहां से आई, मैंने कहा था ना यहाँ मास में क्या आ गया था अंतर, यहाँ 5 था इनका मास, यहाँ 4.9 आया था मास, है ना। तो ये मास में जो अंतर आया वो कहां चला गया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी की फॉर्म में, और इसमें से बाहर निकल गया। इससे इसमें क्या आई, स्टेबिलिटी आई। समझ में आई कुछ कुछ बातें, है ना। तो स्टेबिलिटी न्यूक्लियस के अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि जो मास का डिफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी की फॉर्म में, और उसमें से निकल गया है, इसलिए ये स्टेबल हो रहे हैं। समझ में आया। तो इस एनर्जी को जो इसमें से निकली है ना, जिससे स्टेबिलिटी आई है, किसके खर्चे पे आई है, मास के डिफेक्ट के खर्चे पे आई है। जो मास का डिफेक्ट आया वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल गया, तो स्टेबिलिटी आ गई। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसी को बाइंडिंग एनर्जी बोल दिया है। इसको क्या बोल दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी। इस एनर्जी के निकलने से ये आराम से बैठ गए, स्टेबिलिटी आ गई। समझ रहा है। अब जब इसको बुक्स में पढ़ेगा तू वहां कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं कह रहा हूं तुझे कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूं ना, ध्यान से सुन। भाई जितनी एनर्जी निकली है, जितनी एनर्जी इसमें से निकली है, उसकी वजह से इसमें क्या आई है, स्टेबिलिटी आई है ना। मैं क्या इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि अगर मान लो इसमें से एनर्जी 100 जूल की निकली, सपोज के लिए, है ना, 100 जूल की, उससे इनमें स्टेबिलिटी आई है। क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि अगर इतनी ही एनर्जी इनको मिल जाए तो ये न्यूक्लियॉन फ्री हो जाएंगे, है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या, कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी जो इन न्यूक्लियॉन्स को दे दी जाए ताकि ये क्या हो जाए, इन्हें इतनी एनर्जी मिलते ही फ्री हो जाए, है ना, सब आप इधर उधर भाग जाए, वो ही एनर्जी क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, बात एक ही है, ये समझाने के लिए समझ। इतनी इसमें से निकल चुकी, इसी की वजह से स्टेबिलिटी आई है। तो अगर इतनी ही एनर्जी इसको दे दी जाए, बात तो एक ही है, इतनी ही एनर्जी इसको दे दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है फ्री हो जाएंगे उसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं। समझ रहा है बात को। तो जो एनर्जी चाहिए इन न्यूक्लियॉन्स को फ्री होने के लिए वो ही बाइंडिंग एनर्जी है ना। और ये ऐसे भी कह सकता हूं जो एनर्जी इसमें से रिलीज हुई जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी आई, वो भी बाइंडिंग एनर्जी ही है। समझ रहा है, एक कहानी के दो पहलू हैं, है ना। तो लिखना कैसा है, एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक अप न्यूक्लियॉन्स, है ना, न्यूक्लियॉन्स है यहाँ पे, है ना, न्यूक्लियॉन्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनमें टूट जाना, जो एनर्जी देनी पड़ी उसके लिए, वो ही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। देख ये रहा फॉर्मूला, ईबी जो बाइंडिंग एनर्जी है, मैंने बताया था ना, ईबी इक्वल्स टू डेल्टा एमसी स्क्वायर। इसको ना आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं, है ना, कि मास और एनर्जी क्या है, कन्वर्टिबल है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सी यहाँ लाइट की स्पीड होती है ना। डेल्टा एम क्या है, मास का डिफेक्ट। मैं कह रहा था ना जो यहाँ मास का डिफेक्ट है वही एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया था, वो ये है। समझ में आएंगे बातें, कुछ समझ में आने लगी। तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एमसी स्क्वायर। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा उसका जो न्यूक्लियस है एटम का वो स्टेबल होगा, है ना। समझ में आ रही है बात, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब एनर्जी का रिलीज होना है उसके अंदर से, है ना। तो ये होती है बात, ठीक है। चल भाई बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब देख सुन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कुछ नहीं है भाई, ये सारे न्यूक्लियस के अंदर, ये सारे जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, इनको फ्री होने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है वो बाइंडिंग एनर्जी है। अब मैंने कहा ये तो सारे न्यूक्लियॉन्स की है, एक न्यूक्लियन को फ्री होने के लिए बताओ तो सारे न्यूक्लियन कितने होते हैं, जितना उसका मास नंबर होता है, अभी बताया, जितना उसका मास नंबर होता है उतने ही तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, है ना। तो सारे को कितनी एनर्जी देनी पड़ी थी फ्री करने के लिए, ईबी। एक न्यूक्लियन को कितनी देनी पड़ेगी, उसके मास नंबर से डिवाइड करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगी। चलो आगे, ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो अगर इतनी बात समझ में आई, अब मैं तुझे आगे लेके चलूंगा। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व को पढ़ने वाले हैं भाई। इससे पहले भाई तुझे सीखना पड़ेगा कि फ्यूजन और फिजन प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है ना। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, फ्यूजन प्रोसेस क्या है। फ्यूजन प्रोसेस में दो लाइट न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर कम है, दो लाइट न्यूक्लियाई जुड़ जाते हैं और एक नया न्यूक्लियाई तैयार हो जाता है। ऐसी प्रोसेस फ्यूजन प्रोसेस होती है ना। फिजन में क्या होता है, फिजन में ऐसा कोई न्यूक्लियाई या कोई ऐसा एटम जिसका मास नंबर हैवी है, ज्यादा है ना, वो स्प्लिट हो जाता है दो न्यूक्लियाई में, हल्के न्यूक्लियाई में, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। तो इन दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होती है। तो हमें ये सीखना है कि
एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व की हेल्प से। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, ये जो है 5 मार्क्स में आता है। कोशिश करेंगे इसको यहीं पर हम बहुत अच्छे से सीख लें, है ना। सबसे पहले बात किसकी आती है, इसको समझने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। सिंपली अभी तू बाइंडिंग एनर्जी मान ले इसको, ये बाइंडिंग एनर्जी लिखी हुई है। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है मास नंबर, है ना, मास नंबर। तो मैंने क्या किया, 2 लाइट न्यूक्लियाई लिए हैं। ये कर्व कहां से आया, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ये हमें याद रखना है। एक तरफ इसमें मास नंबर है, ध्यान रखो मास नंबर चेंज होने से वो एटम चेंज हो जाता है ना। अलग अलग एलिमेंट का मास नंबर अलग अलग होता है। इधर क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब देखो कोई मास नंबर 1 है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी सपोज कर लो ये है, सपोज कर लिए 5 है ना, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। और एक और एलिमेंट है जिसका मास नंबर 2 है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लो 10 आ रही है। समझ रहे हो इतनी बात। तो जो इनका मास नंबर, अगर मैं इनको जोड़ दूं, है ना, ऐसे 2 एलिमेंट जिसका मास नंबर 1 है ना, और दूसरा एलिमेंट जिसका मास नंबर 2 है, इनको जोड़ेंगे तो एक नया तरह का एलिमेंट बनेगा। ये 1 वाला और 2 वाला जुड़ गया तो एक नया एलिमेंट बनेगा जिसका मास नंबर 3 होगा। तो इस कर्व से अगर मैं देखूं तो बाइंडिंग एनर्जी कैसी आएगी, ज्यादा आएगी, है कि नहीं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। जब कौन सी प्रोसेस हो रही है, फ्यूजन, जिसमें 2 लाइट न्यूक्लियाई लिए हैं, इनको जोड़ के तीसरा न्यूक्लियाई बना है, और तीसरे न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ के हिसाब से कैसी आई है, ज्यादा आई है। और हमें पता है कि जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी आती है। मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब भाई क्या आना है, स्टेबिलिटी आना है। और स्टेबिलिटी आने का मतलब एनर्जी का क्या होना है, रिलीज होना है ना। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती कब थी, जब उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती थी, है ना, पिछले टॉपिक में पढ़ाया था। तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी आना होता है ना। और स्टेबिलिटी कब आती है, जब एनर्जी रिलीज होती है। तो यही बात हमें लिखनी होती है। ये कर्व बनाते हैं और फिर इसके बारे में क्या लिखते हैं, व्हेन 2 लाइट न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई लेने हैं लो बाइंडिंग एनर्जी वाले। कैसी एनर्जी है देखो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे, लाइट न्यूक्लियाई की 5, इसकी क्या है 10। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, वैल्यू नहीं रखनी है जब तुम एग्जाम में लिखोगे, लेकिन एग्जाम तुम्हें जो है ना, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। 2 लाइट न्यूक्लियाई कैसी बाइंडिंग एनर्जी वाले, लो वाले, क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म ए न्यूक्लियाई विद हाई बाइंडिंग एनर्जी। एक नया तरह का न्यूक्लियाई बन रहा है। कौन सा बन रहा था, 1 और 2 को मिला के नया बना था 3, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी आई थी, ज्यादा आई थी। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का आने का मतलब क्या होता था, मींस स्टेबिलिटी का आना। तो क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है ना। एंड रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब स्टेबिलिटी आती है तो इट मींस क्या हुआ है, एनर्जी उसमें से रिलीज हुई है। दिस इज व्हाट हैपन इन फ्यूजन, है ना। तो हमने फ्यूजन को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद बात आती है किसकी, फिजन की, है ना। इसको भी हमें किससे एक्सप्लेन करना है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से ही इसको एक्सप्लेन करना है। चलो फिर से चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे। पहले फिजन को समझ लेते हैं। हैवी न्यूक्लियाई जो है, हैवी न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा है, वो टूट गया है ऐसे 2 न्यूक्लियाई में जिसका मास नंबर जो है कम है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर जो न्यूक्लियाई है ना, हैवी न्यूक्लियाई मतलब जिसका मास नंबर मान लो 235 है, ये सब मास नंबर की लाइन जा रही है, 235 है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ ये बन रही होगी, है ना। मान लिया ऐसे कुछ भी, मान लो 25 है ना। और ये टूट गया, 235 वाला टूट गया जिसका मास नंबर 235 है। तो ये जब टूटा तो कितना बना, लगभग लगभग 117 के आसपास मान लू मैं इसको, है ना। लगभग 117 के आसपास मान लू कि 2 बन गए, 235 वाला टूट के 117 के 2 बन गए, ऐसा मान लिया। तो 117 कहीं यहां बीच में पड़ रहा होगा, 235 यहां है तो 117 तो कहीं यहां पर होगा। यहां पर जो एलिमेंट होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी देखो कैसी आई है, इसके कंपैरिजन में कैसी आई है, थोड़ी सी ज्यादा आई है। यानी कि जब हैवी वाला टूटा है तो कर्व बीच में से उठा हुआ है। यानी कि जब आप हैवी वाले को तोड़ रहे हो और 117 के 2 बना रहे हो तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी आ रही है, ज्यादा आ रही है। यानी कि जब 235 वाला टूटा है तो वो 117 वाले 2 में टूट गया है। इस प्रोसेस को फिजन बोलते हैं। और यहाँ ग्राफ में इसकी बाइंडिंग एनर्जी इसके कंपैरिजन में यहाँ पर 117 वाले की ज्यादा आ रही है। इट मींस बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी है। और बाइंडिंग एनर्जी का बढ़ने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी आई होगी। स्टेबिलिटी कब आती है, जब एनर्जी रिलीज होती है। इस तरीके से फिजन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। और तुम्हें मैं एक बात बताऊं, दोनों ही एनर्जी बहुत बड़े लेवल की निकलती है, फ्यूजन में भी और फिजन में भी। किसमें निकलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना है। एनर्जी जो रिलीज हो रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो मैं नंबर ले रहा हूँ इसे समझाने के लिए ले रहा हूँ, आपको ऐसे नंबर नहीं डालने हैं, है ना। आपको इस समझाने के पर्पज से बताया गया है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है भाई। इसके बाद भाई इसी बात को लिखा हुआ है, व्हेन ए हैवी न्यूक्लियाई, देखो दिखाता हूं, है ना। हैवी न्यूक्लियाई कौन सा था, ये हैवी न्यूक्लियाई था, है ना, 235 वाला। ठीक, क्या कहा है आगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे देखो, हैवी न्यूक्लियाई क्या हुआ है, ऑफ कंपैरेटिवली लो बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है पर न्यूक्लियन की लो है, किसके कंपैरिजन में, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है।
किसमें टूट जाता है? टू न्यूक्लियाई में विद हाई बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो फिजन प्रोसेस में क्या हुआ है? तो फिजन प्रोसेस में क्या हुआ है? हैवी न्यूक्लियाई ऑफ कंपैरेटिवली लो बाइंडिंग एनर्जी स्प्लिट, टूट गया टू फॉर्म न्यूक्लियाई विद हाई बाइंडिंग एनर्जी, है ना। मींस स्टेबिलिटी आना है एंड रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब फिर से फिजन और फ्यूजन पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार बाइंडिंग एनर्जी कर्व से नहीं पढ़ेंगे, नए कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। तो कर्व से पूछेंगे तो फिजन और फ्यूजन उस तरीके से एक्सप्लेन करनी है ना। क्या क्या बताया बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, थ्योरी लिखवा दी पीछे। और अगर आपको फिजन और फ्यूजन डायरेक्ट पूछे बिना कर्व वाली ग्राफ के, तो कैसे करना है? देखो फिजन प्रोसेस में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। इसका एक एग्जांपल याद रखना है, यूरेनियम 235, है ना, बहुत हैवी न्यूक्लियाई है। इससे एक न्यूट्रॉन को हिट कराते हैं। किससे हिट कराते हैं इसको? न्यूट्रॉन से हिट कराते हैं। तो ये जो है यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? बैरियम में और क्रिप्टॉन में, ठीक है। बैरियम में और क्रिप्टॉन में। और क्या निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों हुआ ऐसा? तो हैवी न्यूक्लियाई जब स्प्लिट होता है लाइटर न्यूक्लियाई में, देखो हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो गया लाइटर न्यूक्लियाई में, है ना, दो न्यूक्लियाई में टूट गया। तो पता है क्या हुआ है? अब एक बच्चे गलती कर देते हैं बहुत बड़ी, इसमें अंतर नहीं कर पाते, एक तो मास नंबर में और एक उसका एक्चुअल मास में, है ना। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, यहां पर मैं एक्चुअल मास की बात कर रहा हूं। अब जो बात कर रहा हूं अब वाले इसमें, इसका जो एक्चुअल मास है और जो इधर का एक्चुअल मास है ना, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। और जो डिफेक्ट आता है इसी वजह से इसमें से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। कौन सी इक्वेशन से? E इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। इट मींस जो प्रोडक्ट का मास है ना, और जो हमारा रिएक्टेंट का मास है, उनमें अंतर आ गया, डिफेक्ट आ गया। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। और यही एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देता है। कौन सी प्रोसेस में? फिजन प्रोसेस में। तो यानी कि जो रिएक्टेंट का मास है एक्चुअल मास, और जो प्रोडक्ट का है मास एक्चुअल मास, उनमें क्या आ गया है? डिफेक्ट आ गया है। मतलब इन तीनों का जो मास का सम है और जो इन दोनों का मास का सम है ना, उसमें क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। तो वो अंतर आ रहा है, वो मास का जो डिफेक्ट है वही एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, E इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर से। तो आपसे पूछेंगे फिजन और फ्यूजन प्रोसेस बताओ, आप ये इक्वेशन याद करेंगे और ये चीज लिखेंगे कि हैवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटा है, साथ में ये निकला है ना, 3 न्यूट्रॉन। और ये क्यों? मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। इसके बाद प्रोसेस आती है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? दो लाइट न्यूक्लियाई, पहले पढ़ा चुका हूं, दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक क्या बनाते हैं? हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, एक सिंगल हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक सिंगल हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं हाई टेम्परेचर पर। ये कौन सी प्रोसेस होती है? फ्यूजन प्रोसेस होती है। तो ये वाली इक्वेशन इसके लिए आपको याद रखनी है, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, ये आपको याद रखना है ऐसे ही, है ना। हीलियम हीलियम मिले, एक नया तरह का हीलियम बना, इसे बोलते हैं क्या? न्यूट्रिनो बने, 6 गामा पार्टिकल बने और इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसमें से रिलीज हुई। ये बात हमें याद रखनी है ना। तो फिर से आपसे पूछा जाएगा कि एनर्जी क्यों रिलीज हुई? क्योंकि भाई जो रिएक्टेंट का मास है और जो आपका प्रोडक्ट्स का मास है, इनमें क्या आ गया है? डिफेक्ट आ गया है। तो मास के डिफेक्ट आने की वजह से एनर्जी रिलीज हो गई है। कितनी? E इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। तो फिर से एक बात कि यहां मास नंबर की बात नहीं हो रही, एक्चुअल मास जो इन दोनों का है और जो प्रोडक्ट का एक्चुअल मास है, उनमें अंतर आने की वजह से यहां पर मास का डिफेक्ट आया है और इसी वजह से एनर्जी रिलीज हुई है। तो इस वजह से यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन फ्यूजन। आई होप भाई तेरे ये चीज सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर मैंने जितना तुझे एक्सप्लेन करना चाहता था मैं उतना मैंने कर दिया। आई होप तूने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। भाई बार बार देख, रिपीट कर, इसको देख क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, लिख इनको, और तुझे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलता हूं तेरे से नेक्स्ट रैपिड वीडियो के साथ, जिसमें मैं किसी और चैप्टर का फुल्ली एक्सप्लेन कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ।